अभिवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का फिर इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के ध्यान का आज तीसरा दिवस है और हर दिन हम लोग ध्यान और एक नए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों के साथ आज अर्चना सिंह है जो हम लोगों को ध्यान में लेकर चलेंगी। अर्चना 2017 से ही योग में आई हैं और उस समय से वो ध्यान के मार्ग में है, लेकिन जब 2022 में रंजन सर ने, डॉक्टर जेके रंजन, जेके वो जी के सर ने जब स्पिरिचुअल टेबलेट को बतलाया, तब से वो ध्यान में आ गए और वो स्पिरिचुअल टेबलेट का पूरा कोर्स भी की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान में आने के बाद उन्हें जो दूसरा बच्चा, दूसरा एंजल बेबी बॉय के रूप में प्राप्त हुआ, उसमें उन्होंने बहुत ही अलग तरह की अनुभूति प्राप्त की और उसे पूरे ध्यान में आकर उन्होंने उसका पालन पोषण किया है। और ध्यान के माध्यम से अर्चना अपने आप को जानने में पूरी तरह सक्षम हुई है और अपने बहुत सारे शारीरिक चैलेंजों को भी उन्होंने मात दिया है। तो आइए अर्चना, हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलिए। अर्चना से आपका इस मंच पर बहुत स्वागत। अर्चना, ओवर टू यू। नमस्ते आप सभी को। ठीक है अर्चना। आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैम, ध्यान ही कराना है ना सबसे पहले? हाँ अर्चना, ध्यान करवा। ठीक है मैम। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए और कमर, गर्दन सीधी। अगर आप चश्मा लगाए हो या घड़ी तो उसको उतार दीजिए, सहज हो जाए। और कोमलता से अपने आंखों को बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास छोड़िए। एक बार फिर से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक बार फिर से। अब हम अपने अब हम लोग ध्यान की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो स्थूल शरीर है उसको शांत कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमारा मन और श्वास जिस अंग पे जाएगा, जिस अंग पे हम अपने मन और श्वास को ले जाएंगे, वहां का अंग स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने पैरों को शांत करेंगे। घुटनों को, जांघ को ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। मन और श्वास के साथ ही जहां हमारा मन जा रहा है, जिस अंग पे, उस अंग पे हमारा श्वास भी जाएगा और उसको स्वस्थ और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। कमर, पेट, पेट में जितने भी अंग है सब शांत। छाती, गर्दन, चेहरा, सर, अब पैर से लेकर सर तक हमारा पूरे शरीर शांत हो गया है। आज हम सब
एक अलग ही ध्यान की दुनिया में चलेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम अपने मन के द्वारा एक दिव्य स्थान पे चलेंगे, जहाँ पे वहाँ पे एक बहुत ही एनर्जी महसूस होगी और दिव्यता की अनुभूति होगी। हम सब अपने मन के द्वारा वहां पहुंचेंगे, जिसका नाम है कैलाश, कैलाश पर्वत, जो कि शिव का निवास स्थान माना गया है। हम सब जितने भी हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं, अपने मन के द्वारा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सब वहां पहुंचेंगे। और एक अनुभूति करेंगे कि हम सब वहां ही बैठे हुए हैं, एक गोला बनाकर। वहां का जो स्थान है, सामने कैलाश पर्वत दिख रहा है और चारों तरफ बर्फ की चोटी है। हम सब महसूस कर सकते हैं और रियलाइज करें कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं। कहीं दूर झरना गिर रहा है, उसका सुमधुर आवाज आ रही है हमारे कानों में। कहीं दूर मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है। और सामने सूर्य निकल रहे हैं, पूरे गोले में रेड दिख रहा है। मन ही मन हम सब उनको प्रणाम करेंगे, शिव को प्रणाम करेंगे। सामने दिख रहे हैं। हल्की ठंडी महसूस कर सकते हैं हम सब। कुछ पल इस स्थान को हम लोग निहारेंगे, इस मनोरम स्थल को देखेंगे। बहुत ही सुंदर, सुमधुर और बहुत ही दिव्यता है इस स्थान में। बस मन के द्वारा इस स्थान को निहारेंगे। कितना खूबसूरत, कितना उज्जवल है। आसपास जो हवा आ रही है वो ठंडी ठंडी हमारे बदन को छूकर हमें एनर्जाइज कर कर वापस जा रही है। और जो छोटे छोटे पौधे हैं, उनके जो फूल खिले हैं, बहुत ही खूबसूरत और मनभावन है।
इनसे भी हमें एनर्जी मिल रही है। हम सब इधर देख रहे हैं, इधर ही एक स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है जिस स्थान पे हम सब बैठे हैं। अब हम सब वहाँ बैठकर ध्यान करेंगे और ये जो ध्यान की अनुभूति होगी वो बहुत ही दिव्य होगी। जिस स्थान पे आज हम सब बैठे हैं उस स्थान की दिव्यता है, जो एनर्जी है, हम महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने श्वास को अपने नासिका के पास ले आएंगे और जो श्वास है हल्की ठंडी महसूस करेंगे। श्वास को भीतर लें, श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास को भीतर लें, भीतर नाभि तक हम महसूस करेंगे अपने श्वास को। नाभि से श्वास ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब हम अपना विचार को मुक्त कर देंगे और श्वास पे ध्यान देंगे। श्वास की लंबाई छोटी होती जा रही है, नाभि से ऊपर आ गई है। श्वास लें, श्वास छोड़ें। धीरे धीरे हमारी श्वास में जो लंबाई है वो छोटी पड़ती जा रही है। हम सब महसूस कर सकते हैं। और भी छोटी हो गई है हमारा श्वास। फेफड़े तक आ चुका है, हृदय तक आ चुका है। इसकी दूरी कम होती जा रही है। श्वास लें, श्वास छोड़ें। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी श्वास बिल्कुल ही छोटी पड़ गई है। महसूस करें दोस्तों, इस खूबसूरत जगह पे बैठकर ध्यान करने में बहुत बहुत ही आनंद आ रहा है। अब हम सब शून्य की अवस्था में जाने वाले हैं, जो ध्यान की अंतिम अवस्था है। श्वास लें,
हमारी श्वास शून्य हो चुकी है। हमें मालूम नहीं हो रहा है कि हम श्वास ले भी रहे हैं। हम श्वास नहीं ले रहे हैं। हम अपने शरीर को भूल चुके हैं, एक अलग ही दुनिया में हैं। वहाँ पे सिर्फ शरीर ही नहीं है हमारे साथ, बल्कि शांत। इस पल के लिए हम सब शून्य की अवस्था में जाएंगे और आप सब रियली ये महसूस कर पाएंगे कुछ सेकंड के लिए कि हमारे साथ कितना ही सुखद घटना घट रही है और अनुभव कर रहे हैं हम सब। तो चले हम सब कुछ देर के लिए, हमारी आवाजें नहीं आएंगी आप तक, और हम सब कम से कम 5 मिनट तक इस शून्य की अवस्था में रहेंगे। हम अपने श्वास भी महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं हम सब। विचारों से मुक्त, चले हम सब 5 मिनट तक सब लोग शून्य की अवस्था में रहेंगे।
शांतता से स्थिर हो जाए और धीरे धीरे इस गहन ध्यान से बाहर निकलने का प्रयास करें। धीरे से अब हम अपनी सांस को महसूस कर सकते हैं। हम सांस ले रहे हैं। हम अपने सुप्त शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। सांस लें, सांस छोड़ें। इस गहन ध्यान से हम सब बाहर निकलें। प्रयास करें। मन नहीं कर रहा है कि बाहर निकले, लेकिन निकलना पड़ेगा। तभी तो हम सबको बताएंगे कि ध्यान में कितनी शक्ति होती है। बाहर निकलेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें और मन ही मन इस दिव्य स्थान को महसूस करें। हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं और अपने सांस के माध्यम से पूरे शरीर को ये महसूस कराएं कि हम अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और एक ताजगी भरा अनुभव महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से इस स्थान को निहारें। सामने जो शिव का निवास स्थान है, उसको प्रणाम करें। सूर्य को प्रणाम करें और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अभी अभी जैसे कोई गाड़ी का सर्विसिंग होता है और एकदम अच्छा से चलता है और चमकता है, वैसे ही हमारा शरीर अभी अभी हम अनुभव कर सकते हैं। इतना स्वच्छ, सुंदर और ताजगी भरा है। एक कमल की तरह खिलता हुआ हमारा मन दिख रहा है। मन ही मन हम इस स्थान को प्रणाम करें। इस प्रकृति को प्रणाम करें। अपने चारों तरफ जो वातावरण है उसको हम नमन करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। और जिस स्थान पर हम लोग बैठकर इस दृश्य का अनुभव किए उसको प्रणाम करें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें ध्यान कराने के लिए बुलाया और आप सबकी कृपा से हम आज आप सबको ध्यान कराएं। आहिस्ता से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखिए और एक ताजगी भरा महसूस करें, अनुभव करें। और कमल के फूल जैसे खिलता है वैसे ही खिलता हुआ अपने चेहरे मुस्कुराते हुए आंखों को खोले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना, बहुत ही दिव्य ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो जब आंखें खोली तो मुझे ये सामने दो बच्चियां, जैसे नहीं गणेश जी कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं, मेरी नजर इन पे ही पड़ी कि ये छोटी से गणेश जी कहाँ से आ गई हैं। तो देखिए आज बच्चे भी हम लोगों के साथ ध्यान में आए हैं।
तो थैंक यू अर्चना, बहुत ही दिव्य ध्यान, बहुत ही ध्यान, बहुत धन्यवाद सुंदर। मैम। आप सबकी कृपा है, वरना मैं नहीं बोल पाती, नहीं करा पाती। आपकी वजह से ये मैं करा रही हूँ मैम। नहीं नहीं, ये तो आपकी अपनी भी है, और हाँ, एक ग्रुप में मिलने से उसकी ऊर्जा भी आती है। और अपने आप को कभी अर्चना, ये मैं नहीं कराती, ये वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं करा सकती हूँ और मैं कराऊंगी, ये हमेशा रखना है। नहीं वाला अपने दिमाग से हमेशा निकाल देना। ये चीजों को हम लोगों को ध्यान में आने के बाद बिल्कुल छोड़ देना है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? हम सभी एक जैसे ही हैं, और सभी में वही सारी चीजें हैं। बस अपने अंदर की चीजों को उभारना है, और ध्यान के द्वारा वो सभी में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कल धन्यवाद मैम। योग दिवस है। और जैसे हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, ध्यान को जाने, उसी लिए एक तरह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को योग भी जरूरी होता है। तो चलिए, हम लोग आज ही हम लोगों के साथ सरोज सिंह जुड़े हुए हैं, वो इसकी जानकारी देंगे। सरोज जी 2017 से ही योग में आ चुके हैं। और 2021 में जब डॉक्टर जी के सर ने स्पिरिचुअल टैबलेट को बतलाया, उस समय से ध्यान में भी आ गए हैं। वो भी स्पिरिचुअल टैबलेट को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारे हैं। और साथ में उन्होंने फिर डिरेका में भी स्पिरिचुअल टैबलेट को 2022 में करवाया, जिससे काफी लोगों ने लाभ उठाया। और सरोज जी की सबसे अच्छी क्या मुझे लगती, स्पष्टवादी, बिल्कुल स्पष्ट है उनमें। जो चीजें वो है वो स्पष्ट करते हैं कि हाँ, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो ये नेचर इनका मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो सरोज जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। आइए, हम लोगों को ज्ञान दीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और सभी को आत्मवंदन। सभी ध्यानी मित्रों को बहुत दिनों के बाद मुझे जुड़ने का अवसर मिला। लगभग एक महीने से तो मैं व्यस्त था। आपने एक बात कही, स्पष्टवादिता, तो एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि 2017 में योग से सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर हुआ। 2018 में मैंने विपश्यना का शिविर किया 10 दिन का। और जीके सर 22 में आए थे, जनवरी 5, 6, 7 जनवरी 22 में 80 घाट पे सर का कार्यक्रम था। मुझे अंतिम दिन वहां जाने का अवसर मिला, साथ में अर्चना भी थी। तो हम लोग इस उम्मीद से गए थे कि 1-2 घंटे में चले आएंगे, मिल करके देख करके। गीता मैडम रोज कहती थी कि नहीं, आप सब आइए आइए। समय नहीं मिलता था ड्यूटी की वजह से। तो 1 घंटे के लिए हम लोग गए थे और 5 घंटे रहे सर के साथ। वाह। एक और बात उसके मैं बाद बता दूं, अर्चना और सरोज दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बहुत ही मतलब दिव्य बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ध्यान में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ सरोज जी, कंटिन्यू। एक और बड़ी बात है कि मैं ध्यान में अर्चना के वजह से ही आया हूँ, योग में। नहीं तो मैं अपने रेल सेवा में मग्न था, व्यस्त था। तो इनके वजह से आया हूँ, और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो 22 से यह यात्रा कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल टेबलेट की शुरू होती है। उसके बाद क्लब में हम लोगों ने 23 में स्पिरिचुअल टेबलेट का शिविर आयोजित किया। और आपके सहयोग से, आपके प्रभाव से कह सकते हैं कि दीप्ति मैडम जब से बीएलडब्ल्यू में और बनारस में आई हैं, तब से इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ा है। उससे पहले हम लोगों ने कई बार कई शिविर ऑनलाइन किए थे, व्योम ग्रुप के साथ सानिध्य में मिल करके। तो अनेकों कार्यक्रम चलता रहा। हमारा मुख्य पक्ष बहिरंग है, अंतरंग पक्ष पे समय थोड़ा कम मिल पाता है। बहिरंग योग के ऊपर नियमित अभ्यास जारी है। कर्मचारी क्लब में जो बनारस में कर्मचारी क्लब है बीएलडब्ल्यू में, यहाँ पे प्रातःकालीन 5 से 6 बजे के बीच लगभग नियमित, संडे और छुट्टियों के दिनों को छोड़ करके नियमित अभ्यास चलता है। मैं भी उसमें शरीक होता हूँ, अन्य मित्र भी आते हैं। तो बहिरंग योग के ऊपर हमारे क्रियाकलाप ज्यादा हैं। अंतरंग में समय उतने नहीं बचते। आप मैंने यह भी महसूस किया है कि आपको एक ही काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप या तो अंतरंग पक्ष को जो धारण किए हैं वो अंतरंग में बहुत बेहतर हैं, बहिरंग पक्ष में उतने बेहतर नहीं है। जो बहिरंग में है वो बहिरंग में बेहतर हैं, अंतरंग में उतने नहीं है। तो दोनों में साम्यता स्थापित करने का प्रयास निरंतर जारी है, सीखने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही मिल रहा है। और हम सभी आभारी हैं कि इस समूह का, ध्यान का जो यह समूह
काशी ध्यान मंच जो आरंभ हुआ है, यह इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और लोगों के बीच में इसके रिजल्ट बहुत प्रभावशाली हैं, मैं स्वयं महसूस करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं। आज जो टॉपिक दिया गया है बहिरंग योग के पक्ष के ऊपर, एक बड़े मजेदार बात यह है कि कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग दिवस के प्रोटोकॉल में मुख्य ध्यान बहिरंग पक्ष पे ही दिया गया है। इसके कई वजह हो सकते हैं। एक मुख्य वजह जो मुझे समझ में आता है, हमारी परंपरा में यह बात कही जाती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसका दूसरा पक्ष यह मैं समझता हूं कि जो प्रत्यक्ष है वो परोक्ष भी है, यानी जो अंतरंग है वो बहिरंग भी है। हम किसी भी एक पक्ष को अगर हम साधेंगे, पकड़ेंगे, तो यात्रा हमारी दोनों दिशाओं में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे हम जिस पक्ष को ले लें। अंतरंग के माध्यम से भी बढ़ेंगे तो बहिरंग पक्ष हमारा मजबूत होगा, बहिरंग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो अंतरंग पक्ष मजबूत होगा। यहाँ यह जानना थोड़ा सा बेहतर होगा। अंतरंग और बहिरंग जो पक्ष है वह मूल रूप से महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित अष्टांग योग का पार्ट है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा, ये 5 अंग बहिरंग को माना गया है। प्रत्याहार, प्रत्याहार तक बहिर, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंतरंग पक्ष को माना गया है। यानी हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बहिरंग पक्ष है, और जो मन के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो अंतरंग पक्ष है। सामान्यतः मैं देखता हूं और समझता हूं कि हम अक्सर जो काम करते हैं, शरीर से हम जो काम करते हैं वो मन से नहीं करते। यानी हमारा क्रियाशीलता 2 दिशाओं में एक साथ चलती है, एक शरीर के स्तर पे और दूसरा मन के स्तर पे। तो कुछ कार्य हम शरीर के स्तर पे करते हैं, जैसे अभी हम लोग वार्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने घरों में काम करते हैं, हम अन्य जगहों पे कार्य करते हैं, तो ये शरीर से काम हुआ। शरीर से कुछ और हम काम कर रहे हैं, मन कहीं और भटका हुआ है या और किसी और कार्य में लगा हुआ है। तो योग यहाँ पे कहता है कि जो वह कार्य योग है या वह स्थिति योग है जब हमारा शरीर और मन दोनों एक ही कार्यों में तल्लीन हो जाए, यानी शुद्ध बुद्ध हम खो जाएं। किसी कार्य में हम इतने तल्लीन हो जाएं, हम इतने खो जाएं, हम इतने आनंदित हो जाएं, हम इतने मग्न हो जाएं कि हमें यह आभास ही न हो कि हम कुछ कर भी रहे हैं या हमें दुनिया की शुद्ध बुद्ध भी हो। हालांकि होश में रहना बहुत ही आवश्यक है। बेहोशी में किया गया कार्य बेहतर नहीं माना जाता, न उत्तम होता है। लेकिन अगर हम दोनों पक्षों की बात करें तो अंतरंग पक्ष और बहिरंग पक्ष, हम किसी भी एक पक्ष को अगर लेकर के चलें तो हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएंगे और हमारी जो गति होगी, यात्रा होगी, वो दोनों ही दिशाओं में समान रूप से एक साथ आरंभ होती जाएगी। यहाँ पे यह बात भी करना आवश्यक होगा कि अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताते हैं महर्षि पतंजलि। इसमें से पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान। ये जो 7 स्टेप है वह एक सर्कल है। सर्कल के 7 स्टेप हैं। हम कहीं से भी शुरू करें, इस सर्कल को पूरा करना है। वो चाहे हम प्रत्याहार से शुरू करें, चाहे हम आसन से करें, चाहे हम प्राणायाम से करें या यम से करें या नियम से करें, कहीं से शुरू करें, हम अब पूरा एक सर्किल को पूरा करना है। चाहे हम जहां से भी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी अवस्था अनुसार शुरू करें। और जब सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है वह है ध्यान। और ध्यान में हम जाएंगे। ध्यान सर्कल में नहीं है, सर्कल के सेंटर में है। सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे। और एक बार आप ध्यान में चले गए तो फिर सर्कल वहां से हट जाता है, उसका मायने नहीं रखता। तो अगर हमारे जीवन में ये 7 अंग महत्वपूर्ण है, अगर हम उस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान की दिशा में हमारी गति बढ़ती जाएगी। और जब हमारी गति बढ़ेगी तो उसका अंतिम पड़ाव है समाधि। समाधि उसका लक्ष्य है ध्यान का। ध्यान के माध्यम से हमें समाधि की प्राप्ति होनी है और समाधि के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति। तो हमारे जितने भी दर्शन हैं वो उसका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और उसके माध्यम अलग अलग बताते हैं। पतंजलि कहते हैं कि जब हमें समाधि की प्राप्ति होगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और समाधि की प्राप्ति के लिए, समाधि में जाने के लिए वो योग के
8 अंग बताते हैं, जिसे अष्टांग योग हम कहते हैं। कल का तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून दिन के रूप में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो हम लोगों के लिए बड़ा दिन है, बड़ा दिवस है, और बड़ा दिवस ध्यान के माध्यम से या योग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रोटोकॉल में लाए गए जो सेगमेंट हैं, जो योग के पक्ष हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे बहिरंग योग के ऊपर। तो योग के अगर हम ग्रंथों की बात करें तो सबसे जो पहला अंग है योग का, वह है आसन। जब भी लिखी गई है यह किताब, पतंजलि ने लगभग 2000 ईसा पूर्व में लिखे, 2000 साल आज से पहले, 2200 साल पहले योग सूत्र की रचना की। जो हठ योग के ग्रंथ हैं वो 1000 से 1200 ईस्वी के बीच में लिखे गए अधिकांश ग्रंथ हैं। तो आज से 2000 साल पहले की जो परिस्थितियां रही उसमें आसन का बहुत महत्व नहीं है, इसलिए पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन वही है जिसमें आप स्थिरता पूर्वक और सुख की अनुभूति कर सकें। लेकिन हम 1000 साल बाद की बात करें तो अष्टांग योग को छोड़ दें और हठ योग की बात करें, तो हठ योग में कहा जा रहा है कि योग वह है जो हमें दृढ़ता प्रदान करे, और योग आसन वह है जो हमें दृढ़ता प्रदान करे, और आसन वह है जो हमारे रोगों से मुक्ति दिलाए। आसनेन रुजो हंति, आसन से बीमारियां दूर होती है। यानी कि 1000 साल के बाद शरीर में और मन में बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह बात कहनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम जो मुख्य रूप से जानते हैं योग के अंग को, बहिरंग पक्ष को, वह है आसन। आसन हमारा मुख्य पक्ष है। हम अक्सर देखते हैं तालाबों के किनारे, सुर सरोवर के पास, या हर जगह पे, अभी घाटों पे चल रहा है, ये जो भी क्रियाएं चल रही है वो मूल रूप से 3 क्रियाएं चल रही है। उसमें से एक क्रिया है आसन, दूसरी क्रिया है प्राणायाम, और तीसरी क्रिया है ध्यान। ये 3 क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन योग के 8 अंग बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। और हम हठ योग की बात करें तो हठ योग में एक और अंग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बताया जा रहा है, वह है शठ क्रिया, शोधन क्रिया। हमारे शरीर में यदि वात पित्त कफ अनबैलेंस है तो उसको शुद्ध करना ही बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद हम आसन में जा सकते हैं, अथवा प्राणायाम में जा सकते हैं, अथवा ध्यान में जा सकते हैं। अब हम यहां से सिस्टमेटिक रूप से चलते हैं। योग के मुख्य रूप से जो क्रिया पक्ष है उसके 3 अंग हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य पक्ष भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे पहला जो पक्ष है वह है सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज, आसन से पहले। आज अधिकांश लोगों को अगर हम देखें तो घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, और ये जो समस्याएं हैं वह ज्वाइंट्स पेन की समस्या है। सूक्ष्म क्रियाएं के माध्यम से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। इसमें आसन उतना लाभकारी नहीं होगा। आसन का लक्ष्य अलग है, वो हमारे नस नाड़ियों में ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर नस नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज है, ज्वाइंट्स पेन है, तो वह आसन से दूर नहीं होगा, हम आसन में तो जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले ज्वाइंट्स मूवमेंट करें। और आईवाईडी प्रोटोकॉल में जो पहला अंग रखा गया है, पहली क्रिया रखी गई है, वो ज्वाइंट्स मूवमेंट ही रखी गई है, जिसे चालन क्रिया या सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। यानी असली व्यायाम करने से पहले छोटे छोटे स्टेप, और वो होंगे हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, चाहे वो हमारा गर्दन हो, हमारा कंधा हो, हमारा केहनी हो, कलाई हो, हाथों के फिंगर्स की जो ज्वाइंट्स हो, उंगलियां हो, उनके पोर हो, हमारा स्पाइन, हमारे रीढ़ की हड्डी में 12 वर्टिब्रा कॉलम है, उन सभी में मूवमेंट की आवश्यकता है। हमारे कमर में 5 हड्डियां हैं जिसे हम कहते हैं थोरोसिक के बाद लंबर, लंबर L1 L2 L3 L4 L5, इनमें मूवमेंट आवश्यक है। इन सभी चैनल्स के माध्यम से नस नाड़ियां शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करती है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, L4 L5 के बीच में ब्लॉकेज है, L3 L4 परेशान कर रहा है, जिन्हें कमर दर्द, लोअर बैक पेन की समस्याएं रहती है। तो यहाँ पे माइक्रो एक्सरसाइज बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए आईवाईडी प्रोटोकॉल में अथवा
योगाभ्यास में बहिरंग पक्ष में सबसे पहले अगर कोई कार्य की बात कही जाती है, किसी अभ्यास की बात कही जाती है, तो वह है ज्वाइंट्स मूवमेंट। और यह सभी के द्वारा नियमित रूप से होनी चाहिए और इससे बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होती है। उसके बाद दूसरा अंग है आसन है। आसन अनेक तरह के हैं। आसन का जो मुख्य कह सकते हैं कि प्रभाव है, वह है हमारे पर्यावरण में, इस ब्रह्मांड में जितने प्रकार के जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनमें एक विशेष गुण प्रकृति ने दिया है सभी में। जैसे नाम आप सभी ने सुना है और किया भी है, करते हैं, ताड़ आसन। ताड़ बहुत लंबा होता है, बहुत सीधा जाता है लगभग। तो अगर हम ताड़ आसन का अभ्यास करें तो हमारा शरीर सुडौल, छरहरा, लंबा होगा और हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज हैं वो दूर होंगे। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह बेहद लाभकारी है जिनकी लंबाई बढ़ रही है। उसी तरह से एक आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष क्या है? वह पर्यावरण का संरक्षक है और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। वृक्ष जितने परोपकारी हैं उतना कोई भी परोपकारी नहीं है। वो अपने लिए कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, वो सारे के सभी की सभी चीजें दूसरे के लिए उत्पन्न करते हैं। तो यदि हम वृक्षासन का अभ्यास करें तो वृक्ष के जैसा हमारे अंदर भी समभाव और परोपकार के गुण डेवलप हो सकते हैं। वृक्ष का तना बहुत ही मजबूत होता है। उसी तरह से कमर से नीचे यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो हम अगर नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे कमर से नीचे के जो समस्याएं हैं धीरे धीरे वो दूर हो सकती है और होती है। तो उसी तरह से एक आसन हम का नाम लेते हैं, जानते हैं, वो है भुजंग आसन। सर्प की तरह, सर्प का फन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पूंछ के ऊपर खड़ा हो सकता है। वह बहुत, कुछ सर्प ऐसे हैं जो बहुत विषैले भी होते हैं, वो जल्दी किसी के वश में नहीं आते, वो बहुत फुर्तीले होते हैं, तमाम गुण हैं उनमें। तो ऐसा अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में भी वो सारे गुण आ सकते हैं। और हमारे शरीर का जो मुख्य अंग है वह है स्पाइन। सर्प का भी जो स्पाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हमारा जो स्पाइन है वह बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन अगर हम यह अभ्यास करते हैं भुजंगासन का तो हमारा स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल होता जाएगा। एक अभ्यास है मरकट आसन, यानी कि बंदर का आसन। बंदर में क्या गुण है कि वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हैं और वो गिरते नहीं हैं। यानी उनका ज्वाइंट्स इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उनमें डायबिटीज की समस्या नहीं आती। बंदर एक ऐसा प्रजाति है जिनको डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो मनुष्य के कांटेक्ट में नहीं है तब उनमें कभी भी डायबिटीज नहीं होता, अगर वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। उन बंदरों में समस्याएं डायबिटीज की बढ़ रही है जो मनुष्यों के साथ हमारे जैसा भोजन कर रहे हैं, उनमें बढ़ रही है, लेकिन बाकी बंदरों में नहीं होता। तो उनका है मरकट आसन। अगर हम मरकट आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में उनके जैसी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ ही आ, जो डायबिटीज जैसा एक कॉमन समस्याएं उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे दूर होती है, या जिनमें नहीं हुआ है वो नहीं हो सकती है। तो जितने भी आसन बनाए गए हैं या बताए गए हैं या हम जिन्हें अपनाते हैं, जैसे मयूर आसन। मयूर आसन एक कठिन आसन है, अभ्यास है, जिससे हमारी पाचन क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ये सब अभ्यास हैं, ऐसे अभ्यास हैं जो मनुष्य के स्वाभाविक गुण में वो नहीं है। वो किसी पशु पक्षी जीव जंतु के अंदर वो गुण विद्यमान है और उन गुणों को अपने अंदर समाहित करना ये हमारा गुण है। और ये गुण है आसन के माध्यम से आता है। तो इसलिए योग का जो सबसे बड़ा पक्ष है जो दिखता है वह है आसन, और जिसको सामान्यतः हम सामान्य जीवन में आसन को ही योग कहते हैं। अगर कोई आसन कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये योग कर रहे हैं, जबकि योग का वह एक अंग है, वह एक योग में जाने का एक माध्यम है। तो आसन के बाद जो दूसरा अंग है वह है प्राणायाम। प्राणायाम में हम तब जाएंगे जब हम आसन में परिपक्व होंगे। इसलिए पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी उस आसन का हम चयन करें
जिस आसन में हम स्थिरता पूर्वक और सुख की अनुभूति करते हुए रह सकते हैं। हम ऐसा कोई आसन न करें जिसमें हमें बहुत कष्ट की अनुभूति हो। यदि किसी को घुटने में पेन है तो उनके लिए वज्रासन में बैठना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जिनका शरीर बेहतर है, घुटने में समस्याएं नहीं है, अगर वो वज्रासन में बैठते हैं तो उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है। तो हमें अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के अनुसार, हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार आसनों का चयन करना है कि कौन सा आसन हमारे लिए परफेक्ट है और क्यों करना है। हमें प्राणायाम में जाना है। तो प्राणायाम के रूप में हमें एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिलती है जो शरीर और मन का जंक्शन पॉइंट है। पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रसाद गति विच्छोद प्राणायाम। प्राणायाम वह है जो श्वास और प्रश्वास के गति में विच्छेद करे। और अगर हम दूसरी बातों शब्दों में इसको अगर देखें तो प्राणायाम क्या करता है, एक स्विच का काम करता है, हमारे मन को और शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। आप अनुभव करेंगे जब हम कभी घबराए हुए होते हैं या कभी किसी कष्ट में होते हैं या किसी तनाव में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी से श्वास लेने लगते हैं। और ऐसे में हमारे द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत ही सार्थक नहीं होते या बहुत ही उचित नहीं माने जाते, या हमारे लहजे में परिवर्तन हो जाता है, चेहरे में हाव भाव में परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारी श्वासें स्थिर होती है तो उस समय हमारा मन भी स्थिर होता है और इस कंडीशन में हमारे व्यवहार में, विचार में, कार्यों में और स्वास्थ्य में, हमारे आभा मंडल में सभी चीजों में परिवर्तन दिखता है, एक स्थिरता दिखती है। तो प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आसन और ध्यान के बीच के कड़ी का रूप में उसका उपयोग करते हैं और हम धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को ध्यान की ओर प्रवृत्त करते हैं। प्राणायाम से बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। जैसे अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, लंग्स में प्रॉब्लम है, आखिर हमें श्वास ही लेना है। बिना श्वास लिए हम जीवित नहीं रह सकते। श्वास ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है और श्वास यदि बेहतर नहीं होगा तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारी गति उस दिशा में नहीं बढ़ेगी। अगर श्वास हमारा डिस्टर्ब है तो हम ध्यान में भी नहीं जा पाएंगे, श्वास हमारा डिस्टर्ब है तो हम आसन में भी नहीं जा पाएंगे, फिर आसन हमारे लिए कष्टप्रद होगा और ध्यान हमारे लिए बोझिल होगा। तो इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं, श्वासों को महसूस करते हैं, तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे हमारी श्वासें स्थिर हो रही है। और आनापान सती है ही प्राणायाम का अंतिम चरण। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। तो महत्वपूर्ण है प्राणायाम। आईवाईडी प्रोटोकॉल में कई तरह के प्राणायाम को शामिल किया गया है। इसमें से एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, और तीसरा जो प्राणायाम है, जो कॉमन प्राणायाम है, वो भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम ऐसे हैं जिसका अभ्यास हर कोई कर सकता है और बड़े ही सहजता से कर सकता है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। शीतली प्राणायाम ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ गर्मी के मौसम में ही करना चाहिए अथवा उन्हें करना चाहिए जिन्हें हाई बीपी की समस्याएं रहती है। जिन्हें लो बीपी की समस्या है वो शीतली प्राणायाम से बचें। अगर वो शीतली प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, शरीर और ठंडा होगा, उनका बीपी और लो होगा। ठंडे की समय में अगर हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का, या हम ऐसे मौसम में हैं या ऐसे स्थान पे हैं शीतलता है, तो ऐसे जगहों पे जाएंगे तो शीतली प्राणायाम करेंगे तो शीतलता हमारे शरीर की ओर बढ़ जाएगी, बीपी और डाउन होगा। तो ऐसे में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए आईआईडी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका अभ्यास हर कोई बड़े ही सरलता से, बड़े ही सहजता से, आसानी से कर सकता है। एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें ऑलरेडी ध्यान की ओर लेकर के जाता है।
वो कैसे? हम ध्यान में क्या करते हैं, अपने श्वासों के माध्यम से मस्तिष्क के आवृत्ति को कम करते हैं। जैसे जैसे हमारी श्वासें स्थिर होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे ब्रेन में जो मूवमेंट हो रहा है, ब्रेन में जो एक्टिविटियां होती है, ब्रेन में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, अल्फा बीटा गामा से होते हुए वो डेल्टा स्टेज में जाती है। और जब हम पूरी तरह से ध्यान में मग्न होते हैं तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जो मस्तिष्क के जो आवृत्ति निकलते हैं, वो डेल्टा स्टेज में होते हैं, यानी हम जिसे समाधि की अवस्था भी कहते हैं। और उससे पहले हमारी सामान्यतः अवस्था जो है अल्फा स्टेज में हम होते हैं, जब हम सामान्य क्रियाकलाप में होते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में अग्रसर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम बीटा, गामा और डेल्टा में धीरे धीरे अग्रसर होते जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क की आवृत्तियां धीरे धीरे कम होती जाती है, मस्तिष्क के विकार दूर होते जाते हैं, मस्तिष्क स्थिर होता जाता है, उसमें जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलता जाता है। और जब मस्तिष्क स्थिर होगा तो शरीर का कंट्रोलिंग मस्तिष्क के माध्यम से होता है, वह ऑलरेडी धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। और मेलाटोनिन एक ऐसा सेक्रेशन है, जो हार्मोन्स है, उसका श्रवण होगा। और मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे शरीर में खुशहाली लाता है। तो जब हम अक्सर महसूस करते हैं, जब हम ध्यान से निकलते हैं तो अक्सर कहते हैं, जब ध्यान प्रगाढ़ होता है, हम देर तक बैठते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया। वो मजा जो आता है, जो आनंद आता है, वो मेलाटोनिन के श्रवण सेक्रेशन से होता है। और मेलाटोनिन का सेक्रेशन मस्तिष्क तब करता है जब धीरे धीरे वह अल्फा से बीटा स्टेज में जाता है, बीटा से गामा में जाता है। और जब डेल्टा में चला जाएगा तो फिर वो हमेशा मेलाटोनिन का ही सेक्रेशन करेगा, और फिर हम आनंद ही आनंद में स्थिति में रहते हैं। तो डेल्टा बहुत ही बड़ी स्थिति है और बड़े ध्यानी उस स्टेज में जा पाते हैं। आईवाईडी प्रोटोकॉल में एक और प्राणायाम को रखा गया है, हालांकि उसको प्राणायाम के रूप में नहीं रखा गया है, उसे शोधन क्रिया के रूप में रखा गया है, और वो है कपालभाति। हम अक्सर कपालभाति करते हुए देखते हैं, या अक्सर सभी लोग कपालभाति करते हैं। योग का एक अन्य अंग है जिसे हम शट क्रिया या शोधन क्रिया कहते हैं। शोधन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। अब ये दोष, आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, बीमारियां होती है, वो इन तीनों दोषों के, जिसे त्रिदोष कहते हैं, त्रिदोष के अनबैलेंस होने से उत्पन्न होती है बीमारियां। हम पाते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। किसी को ज्वाइंट्स पेन हो सकती है, किसी को कफ दोष हो सकता है, किसी को अनिद्रा हो सकती है। हालांकि हम लोग जैसे जैसे ध्यान ध्यान में आगे बढ़ते हैं, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन शरीर की स्थूलता किसी को है, किसी को शरीर का रूखापन है, किसी को सूखापन है, किसी को वात की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी रूप में प्रभाव डालती हैं। तो ये प्रभाव शरीर में वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष हैं, इनके अनबैलेंस होने से होती है। यानी जब जितना जिस मात्रा में वात होना चाहिए, होना भी आवश्यक है, अगर वो मात्रा घटेगा या बढ़ेगा तो वो समस्याएं उत्पन्न करेगा। अगर हमारा पित्त दोष कम हो जाए, पित्त यानी जो हमारे लीवर से बाइल जूस निकलता है, उसका प्रभाव यदि कम हो जाए तो हमारा डाइजेशन कम होगा। और यदि अधिक हो जाए तो हमारा शरीर सूखा हो जाएगा, पतला, दुबले पतले हम हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, और यदि ये बैलेंस होगा तभी हम धीरे धीरे आरोग्यता की ओर बढ़ेंगे और ध्यान की ओर प्रवृत्त होंगे। तो ये जो आयुर्वेद मानता है कि ये जो त्रिदोष हैं, उनको सम अवस्था में होनी चाहिए, मौसम और हमारी अवस्था के हिसाब से। और इस कार्य को करने का जो योग में अभ्यास लाया गया है, उसे कहते हैं शट क्रिया, यानी शोधन क्रिया। शोधन क्रियाएं कई हैं, और उसके कई प्रभाव हैं, और वो थोड़ी सी गूढ़ क्रियाएं हैं, वो आसान थोड़े से नहीं है, जैसे जल नेति करना, सूत्र नेति करना, कुंजल क्रिया करना। लेकिन जो सबसे सरल क्रिया है वह है कपालभाति। कपालभाति मुख्य रूप से हमारे वात दोष को दूर करता है, और साथ ही हमारे पित्त और कफ दोष को भी बैलेंस करता है। तो कपालभाति एक प्राणायाम भी है, लेकिन मूलतः यह शोधन क्रिया है, इसलिए इसको आईवाईडी प्रोटोकॉल में रखा गया है। और अक्सर हम प्राणायाम करने से पहले कपालभाति ही करते हैं, या प्राणायाम के दौरान भी कपालभाति हर कोई लगभग बहिरंग पक्ष में करता ही करता है। तो ये प्राणायाम के अंतर्गत है। और उसके पश्चात आईवाईडी प्रोटोकॉल में भी, या हम जनरल अभ्यास में भी हम ध्यान में जाते हैं,
और ध्यान के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मनोविकारों को दूर करें और धीरे धीरे हम आंतरिक अंतःकरण में हम प्रविष्ट होते जाए, जिसे हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यानी अभी तक हम शरीर से बाहर की ओर यात्रा कर रहे थे, ध्यान के माध्यम से हम अंतर जगत की यात्रा करते हैं। और यह समूह अंतर जगत की यात्रा के लिए बेहद महफूज है, बहुत ही प्रभावशाली है। और हम समूह के माध्यम से अंतर जगत की यात्राएं नियमित रूप से कर रहे हैं, करते रहते हैं। तो ये योग के ये पक्ष हैं, मुख्य रूप से बहिरंग पक्ष। और बहिरंग पक्ष के माध्यम से हम धीरे धीरे अंतरंग पक्ष की ओर चलते हैं, जो अभी आधे घंटे पहले हम लोग चले थे। तो मैं समझता हूं कि आज इतनी बातें पर्याप्त होंगी, समय भी हो रहा है। आप सबके जेहन में यदि कोई प्रश्न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब जरूर रखें। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ही दिव्य जानकारी, धन्यवाद सरोज जी। मेरे मन में ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि हम लोग ध्यान करते हैं और मैं ये देखी हूँ कि जब भी हल्के प्राणायाम के बाद हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो वो और गहरा हो जाता है। तो हम लोग को नित्य क्रिया में क्या अपनाना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए हम लोग को रेगुलर वाले बहुत टाइम नहीं देने पाते हैं योग में, तो दैनिक जीवन में हम लोग को कितना करने से मतलब कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और ध्यान भी अच्छा लगे? ऐसा क्या, किन किन प्राणायाम को करे या आसन को करे? तीन क्रियाएं मैडम करना बेहतर होगा। एक क्रिया होगी ज्वाइंट्स मूवमेंट। हमारे शरीर में लगभग 17 बड़े ज्वाइंट्स हैं। इन सभी ज्वाइंट्स का, जैसे हमारा गर्दन है, कंधा है, केहनी है, कलाई है, फिंगर्स हैं, हमारा कमर है, स्पाइन है, थाई है, घुटना है, टखना है, पैर की उंगलियां हैं। तो जो बड़े ज्वाइंट्स हैं जैसे घुटना, थाई, हिप ज्वाइंट्स, कमर, हमारा स्पाइन, कंधा, केहनी, कलाई और गर्दन, अगर इनका सूक्ष्म व्यायाम हम कर लें, 5 मिनट समय लगेगा। अगर तो हम इसे सूक्ष्म व्यायाम, नीचे से ऊपर करना चाहिए या मान लीजिए हम गर्दन से, इसका भी कुछ नियम है? कोई नियम नहीं है। हमारे लिए नहीं। बेहतर होगा कि या तो हम ऊपर से नीचे की ओर चलें या नीचे से ऊपर की ओर चलें। ऐसा इसलिए कि वो एक चैनल के रूप में चलेगा। नीचे से ऊपर चलते हैं तो भी बेहतर, ऊपर से नीचे चलते हैं तो भी बेहतर। और उससे एक फायदा और होगा कि कोई भी अंग हमारा छूटेगा नहीं, कोई भी ज्वाइंट्स मूवमेंट से बाकी नहीं रहेगा। हमारे शरीर में जितनी नस नाड़ियां चल रही है, वेन्स और आर्टिलरी चल रही है, ये हमारे ज्वाइंट्स से होते हुए जा रही है। और अक्सर ज्वाइंट्स पेन होता है इसलिए क्योंकि हमारे वेन्स और आर्टिलरी में जो निगेटिव एनर्जी है वह धीरे धीरे ज्वाइंट्स के पास इकट्ठी होती जाती है। और वो किसी अन्य माध्यम से नहीं निकलेगा। उसको उसको बाहर जाने का एक ही रास्ता है कि हम ज्वाइंट्स मूवमेंट करें। ध्यान से भी जाएगा लेकिन वो उस रूप में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि घर में हमारी गंदगी है, धूल, हम हर किचन की सफाई करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो बिना पोछा लगाए, जो पोछा लगाने से जितनी गंदगी साफ होगी, झाड़ू लगाने से उतनी नहीं होगी। तो वो एक स्टेज है। तो अगर हम ज्वाइंट्स मूवमेंट कर लेते हैं और ज्वाइंट्स मूवमेंट करने के बाद 5 मिनट में हम ये सारे ज्वाइंट्स मूवमेंट हो जाएंगे, फिर हम आसन में बैठे तो हमें बड़े ही रिलैक्स महसूस होगा। और आसन में बैठ करके एक प्राणायाम कर लेंगे तो हमारा मन और केंद्रित होता जाएगा। और वो प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग, जिसे हम एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कहते हैं। अगर किसी का एक नासिका नहीं चल रही है, श्वासों की गति तेज है या अन्य कोई समस्याएं हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन इसमें क्या होगा कि फिर वो हाथों की गति होगी, किसी के लिए बोझिल हो सकता है। लेकिन हम जिस अवस्था में बैठे हैं, जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, एब्डोमेन ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, अगर हम उसका अभ्यास करें तो वह हमें ध्यान की ओर प्रवृत्त ले जाएगा। और अगर हम भ्रामरी कर लें तो यह और भी बेहतर होगा। तो ये दो प्राणायाम अगर हम करते हैं, जो भी सुविधा हो, अगर हम कर सकते हैं तो एक डीप ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, और दूसरा भ्रामरी। एब्डोमेन ब्रीदिंग बेहद आसान है और वो हमें अन्य लाभ भी देगा। वो लंग्स में लाभ देगा, हमारे स्टमक में लाभ देगा। अक्सर हम एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं करते हैं, हमारी जो तो नेचुरल ब्रीदिंग एक के, मिनट सर, हम लोग इसको करके ये कर ले, प्रैक्टिस कर ले क्या, जिससे जिनको जानकारी ना होगी तो वो जान जाएंगे? जरूर कर सकते हैं। आप आराम से बैठें किसी भी, आप चाहें तो हाथों की कोई मुद्रा लगा लें, आप चाहें तो नेत्र बंद करें या चाहें तो न भी करें। देखने और सब समझने के लिए आप धीरे धीरे श्वास लें।
और श्वास लेते हुए कोशिश करें कि हमारा पेट बाहर की ओर जाए। देखिए किनका किनका हो पाता है। श्वास लेना है, लेते हुए पेट बाहर की ओर जाए, निकले, नाभि बाहर की ओर निकले। और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाए, यही है एब्डोमेन ब्रीदिंग। पेट से श्वास लेना। छोटे बच्चे पेट से श्वास लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम छाती से श्वास लेने लगते हैं, हम चेस्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं। यानी हम जब श्वास लेते हैं तो हमारा छाती फूलता है, और छोड़ते हैं तो पचकता है। हमें उल्टी क्रिया करनी है। श्वास लेते हुए हमें पेट पे श्वास को और नीचे ले जाना है। हमारा जो डायफ्राम है फेफड़े के नीचे, फेफड़े की दो गति है। फेफड़ा हमारा या तो ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे मूव करेगा तो ये हमारे जो रिब्स हैं उसको ज्यादा फैलने नहीं देंगे, तो फेफड़ा ज्यादा नहीं फैलेगा, एक सीमा तक ही फैलेगा। हम श्वास लेते हैं और अपने चेस्ट को फैलाते हैं, तो ये एक सीमा तक ही फैला, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन अगर हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, हमें लंग्स को ऐसे फैलाना है, तो वो एब्डोमेन नीचे की ओर जाएगा तो पेट बाहर की ओर निकलेगा। कोशिश करें। सभी कोशिश चाहे तो करें दोस्तों, 1 मिनट हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे, कोशिश करें सभी, जिससे रेगुलर लाइफ में इसको जरूर यूज कीजिए। सांस धीरे लीजिए धीरे और श्वास लें। श्वास लेते हुए कोशिश करें कि हमारा पेट बाहर की ओर निकले। इससे हमारी श्वासों की गति कम होती जाएगी, श्वासों की लंबाई बढ़ती जाएगी। और यदि हम इसी कंडीशन में ध्यान भी करें तो हमें डबल लाभ मिलेंगे, एक साथ दो कार्य होंगे। नेत्रों को बंद कीजिए, हाथों की कोई मुद्रा बनाए, या अथवा हाथों को लॉक कर लें, गोद में रख लें। श्वास भरते हुए अपने श्वासों को नीचे उतरने दें, और नीचे, लंग्स से नीचे, पेट तक, नाभि तक जाने दें। इसे कहते हैं कि नाभि तक स्ट्रोक लगाएं। श्वास लेते हुए श्वास को नाभि तक उतरता हुआ महसूस करें, अथवा जहां तक जा रही है आप वहां तक महसूस करते जाएं। और फिर वहां से धीरे धीरे बाहर करें। जी, रिलैक्स हो जाएं। कैसा लग रहा है मैडम? हो पा रहा? बहुत ही सुंदर। एक ये शुक्ला दास मैम क्वेश्चन लिखी है कि मेरे सारे जॉइंट्स में पेन है। मैम मैं चाहूंगी आप खुद ही अपना क्वेश्चन कीजिए, अगर सरोज जी पास आपका हो सकता है कंफर्टेबल जवाब हो। अनम्यूट करके मैम अपना आप क्वेश्चन बता सकती हैं। वहाँ एक माइक है, जी जी, उसको दबाइए तो, और आप क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक रेड कलर का बॉक्स होगा, जी जी। माइक दब गया है, वो वीडियो दब गया आपका, उसके बगल में रहता है मैम। वो लिखी थी कि मुझे जॉइंट्स पेन पूरे शरीर में रहता है। अगर पूरे शरीर में मैडम का ज्वाइंट्स पेन है तो इन्हें वात दोष की समस्या है, वात बढ़ा हुआ है। और वात दोष बढ़ने का मतलब यह है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कोई एक ही कारण नहीं होगा, शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने के कई कारण हैं। आपकी अवस्था कितनी होगी मैडम की? वो तो अभी फिलहाल अपना वीडियो भी बंद कर ली है, तो अभी वो अच्छा। जंप कर। जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, एक स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति है वो, प्रकृति ने ऐसा डिजाइन ही किया है कि ज्वाइंट्स धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे, क्योंकि जो हमारे वेन्स और आर्टिलरीज हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। तो कमजोर होते जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में
जो टॉक्सिन है वो कहीं ना कहीं एक इकट्ठा मिनट होता है। सरोज जी, वो अपना, हाँ मैम, आप अगर क्वेश्चन रख सकती है तो रखिए, अब आप अनम्यूट है जी। हाँ, मेरी तो घुटने में, कमर पे बहुत दर्द है। मैं तो बंगाली हूँ, हिंदी में ठीक से नहीं आती। ओ, अच्छा। ये हिंदी। घुटने और कमर में ही दर्द है या और अन्य कहीं जॉइंट्स में भी मैडम? हाँ, जॉइंट के बाद से, जॉइंट जॉइंट पेन, लेग बा। ओनली ओनली नी एंड रिस्ट? मेरी रिस्ट, कमर पे है, नी पे है, हाथों। नी पे। आपका वेट कितना होगा और हाइट कितनी होगी मैडम? और 65 वेट, और 52 ओल्ड ईयर ओल्ड। ओके, 55। अगर वेट वेट 55 है तब तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिक्सटी क्योंकि थ्री 65 वेट है। अच्छा, 63। थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। वेट बढ़ने से भी हमारे जॉइंट्स के ऊपर लोड बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको हमेशा पेन महसूस होता है, तो आप थोड़ा सा यह ध्यान दें कि आप भूख लगती है कि नहीं, अथवा फ्रेश होने जाती हैं तो पूरी तरह से पेट साफ हो पाता है कि नहीं। ये दो समस्याएं हो सकती है। अगर ये दोनों समस्याएं नहीं हैं, तो आप अगर नियमित ध्यान में हैं, कर रही हैं, तो ध्यान के प्रभाव से वो समस्याएं दूर होंगी, निश्चित रूप से दूर होंगी। और नियमित रूप से हल्के से अभ्यास करें ज्वाइंट्स का। जैसे अगर आप चेयर पे बैठी हैं तो इस समय दोनों पैरों को सीधा कीजिए, फैलाइए श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को क्लोज कीजिए, मोड़िए। तो ये आपके घुटने का एक्सरसाइज हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज हो जाएगा आपके घुटने के साथ साथ आपके थाई का भी। शायद आप देख पा रही होंगी मुझे। ये पैर को मोड़ें और धीरे से अपने ठुड्डी के करीब लाएं और फैलाएं। तो इससे हमारे घुटने का और थाई का दोनों का एक्सरसाइज होगा। आराम से श्वास छोड़ते हुए हम क्लोज करेंगे, श्वास लेते हुए फैलाएंगे। ये 10 बार, 10 टाइम्स 1 लेग्स, 10 टाइम्स 2 लेग्स, दोनों पैरों से बैलेंस करते हुए अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे। आप चाहें तो जब आप बेड पे होते हैं तो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो खड़े होकर के भी अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? दोनों हाथ कमर पे रखिए और धीरे से बैठने की कोशिश कीजिए, ऐसे। और धीरे धीरे ऊपर उठने का, हल्के हल्के अभ्यास। ज्वाइंट्स मूवमेंट एक ऐसा अभ्यास है जो कठिन नहीं करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। उसी तरह से आपके अगर कंधे में ज्वाइंट्स है तो एक कंधे को धीरे धीरे रोटेट कीजिए, ऐसे से। जितनी बार एक तरफ से रोटेट करेंगे उतनी ही बार दूसरी तरफ से ऐसे रोटेट करिए। उसी तरह से चेंज कीजिए हैंड्स और इसे रोटेट कीजिए। आपके अगर एल्बो में प्रॉब्लम्स हैं तो एल्बो को क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, ऐसे। रिस्ट में प्रॉब्लम है तो रिस्ट को मूवमेंट कीजिए, इस प्रकार, ऐसे मूवमेंट कीजिए अपोजिट। फिंगर ज्वाइंट्स हैं तो क्लोज कीजिए, मुट्ठी बांधिए और खोलिए। गर्दन में अगर प्रॉब्लम है तो गर्दन को अप एंड डाउन, गर्दन के 4 मूवमेंट हैं। अप एंड डाउन है, ऐसे। लेफ्ट राइट मूवमेंट है, धीरे धीरे कंधे पे झुकाना। ट्विस्टिंग है, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना, बाएं से पीछे की ओर, दाहिने से मोड़ना, जितना पीछे हम देख सकते हैं। और एक अभ्यास है गर्दन का रोटेशन, पूरा गोल घुमाना। छोटे बच्चे गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं और अक्सर हम टोक देते हैं। बच्चों के लिए यह क्रिया आवश्यक नहीं है, हम लोगों के लिए यह क्रिया बहुत आवश्यक है। जितनी बार हम एक तरफ से गोल घुमाएंगे उतनी ही बार दूसरी तरफ से गोल घुमाएंगे। और दो अभ्यास और जो बहुत मेरा भी महत्वपूर्ण है। एक जस्ट मिनट, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरे सर्वाइकल बहुत होता है, सर्वाइकल हाँ, पेन होने की वजह से मेरे को काफी दिक्कत होती है। प्लीज इसके लिए डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई है वो मैं करती हूँ, तो फिर भी मेरे को रिलीफ नहीं मिलता। तो अच्छा सर्वाइकल मुझे ऐसे बैठने से ही, ध्यान में बैठती हूँ, उसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड में नेक के नीचे पेन होता है, बिल्कुल मैडम, सीधे। आप नेक का मूवमेंट नहीं कीजिए, आप अपने शोल्डर का और स्पाइन का मूवमेंट कीजिए। हाँ शोल्डर शोल्डर का मूवमेंट कीजिए, कंप्लीट हाँ, ये मूवमेंट मैं शोल्डर का। करती हूँ। हाँ और स्पाइन स्पाइन का मूवमेंट करेंगे। सीधा खड़े होकर के आराम से दोनों हाथों को छाती के पैरेलल ले लीजिए और लेफ्ट राइट मूवमेंट। आप चाहें तो बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं, ये इस तरह से। आप चाहें तो हाथों को फैला करके भी अभ्यास कर सकते हैं।
जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। तो ये जब दोनों अभ्यास करेंगी तो हमारा स्पाइन धीरे धीरे बेहतर होगा, और उसका प्रभाव सर्वाइकल पे पड़ेगा, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर पड़ेगा। तो ये ऐसे अभ्यास ऐसे हैं जो हर कोई। जी मैडम। ऐसे लगता है जैसे जकड़, गर्दन के पीछे जकड़ लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हाँ, पेन होता रहता है, तो मतलब मैं। अभी आप गर्दन, इसीलिए मैडम मैंने कहा कि आप गर्दन का भी अभ्यास नहीं करें, अभी हाँ आप अपने स्पाइन का करें और अपने कंधे का करें। हाँ जब धीरे धीरे ये फ्री होगा, हमारे गर्दन में 7 हड्डियां हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। सबसे नीचे वाली जो हड्डी है यहाँ पे, ये है C7। और यहाँ हाँ से पीठ की हड्डियां शुरू होती है। तो अभी जब हम पीठ का एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने सर्वाइकल का एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने शरीर पीठ का जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा, गर्दन की जो सबसे नीचे वाली हड्डी है, C7 है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको वो ठीक करना शुरू करेगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर वाले को ठीक करेगा। तो हम चैनल्स थ्रू चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा जरूर। बहुत थैंक्स। जी मैडम। सर, अन्य किसी को कोई प्रश्न? আর एक बात सर, कोमर पे ना मेरे माने सीधे से बैठ नहीं पाती, कोमर में ऐसा दर्द है। ध्यान में जब बैठूंगी ना तब बहुत दर्द होता है, आप आगे की सीधे ओर से झुकने नहीं का बैठ अभ्यास पाती। नहीं करें। कमर में दर्द है तो मरकट आसन एक ऐसा आसन है, पीठ के बल लेट करके, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों को फैला लें, और पैर को लेफ्ट राइट मूवमेंट करें धीरे धीरे। तो कमर का अभ्यास होगा। पेट के बल लेट करके, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को ऐसे कर लें, पेट के बल लेट करके पैर को मोड़ें और क्लोज करें, फैलाएं ऐसे। ये जो 2 अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कमर आपका फ्री होगा, धीरे धीरे होगा। और एक अभ्यास है मुद्रा, हाथों की मुद्रा, यह है अपान, अपान मुद्रा। सभी लेडीज को या सभी व्यक्ति को अपान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आप ध्यान में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपान मुद्रा, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब, ये तीनों एक तरफ से, एक जॉइंट्स इस तरह से बनाएंगे, और हमारी जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब, इन तीनों को एक साथ स्पर्श कराएंगे। इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर ओपन रहेगा सीधा, ये ऐसे। ये अभ्यास अपान मुद्रा कहते हैं। नाभि से नीचे का हमारी जितनी समस्याएं हैं, जो वायु दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़ा हुआ है, कम से कम 10 मिनट नियमित रूप से, बेहतर हो आधे घंटे बैठने का प्रयास करें। आप यात्रा में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कोई कार्य कर रहे हैं, तो भी यह अभ्यास हम कर सकते हैं। इसको बस लगा के रखना है ऐसे। आप इसका प्रभाव देखें, 1 महीना नियमित इसमें बैठने की कोशिश करें और फिर इसका प्रभाव देखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ध्यान में जाइए तब इसका अभ्यास कीजिए, ध्यान में हम जैसे हाथों को लॉक करते हैं वैसे करें। अन्य क्रियाकलाप करते हुए या ऐसे बैठे हुए हैं तो कोशिश करें, ध्यान में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है ऐसा। यह अपान मुद्रा और अन्य समस्याओं को भी दूर करेगा, हमारे एब्डोमेन से संबंधित, उससे नीचे जितने प्रॉब्लम्स है, किसी को पीरियड्स की समस्याएं हैं, वो भी वो उसे रिलीज करेगा। कमर से नीचे जितनी समस्याएं हैं वो उसे मेंटेन करेगा, दूर करेगा। आप सब कोशिश करें और देखें, लेकिन ज्वाइंट्स मूवमेंट नियमित करें। सर, ये सब मुद्रा लगाने का कुछ खाना से संबंधित है या किसी टाइम में, ये भी बता दीजिए जिससे कि मतलब कुछ कंफ्यूजन ना हो कि खाने के बाद कर सकते हैं, कितनी देर बाद कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। खाने के आप बाद, मैडम खाने के बाद एक ही अभ्यास है जो करने के लिए सभी लोग कहते हैं, और वह है वज्रासन। इसके अलावा कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए भोजन के बाद। तो कितनी वज्रासन में देर अगर आप, बाद, अगर मान लीजिए ये मुद्रा लगाना है तो कितनी देर बाद लगा सकते कम हैं? से कम 1 घंटा, 1 घंटे। 1 घंटे से कम समय में कोई भी शारीरिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं करना चाहिए। ध्यान में हमारा जो डाइजेशन जो है, हमारा जो भोजन को पचाने की जो शक्ति है, पित्त रस का सेक्रेशन, जब भी हम ध्यान में जाएंगे, हमारा ब्रेन शिथिल होता जाएगा। जब ब्रेन शिथिल होगा तो शरीर की सारी एक्टिविटियां शिथिल होती जाएगी, तो भोजन का डाइजेशन भी कम हो जाएगा, तो हमें दूसरी समस्याएं क्रिएट कर देगा। तो हमें भोजन के 1 घंटे तक
कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। बेहतर बस एक ही अभ्यास कर सकते हैं, वह है वज्रासन में बैठना, यदि घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी हमें सामान्य जो क्रियाकलाप हैं, हमें सामान्य क्रियाकलाप करने चाहिए, घर के काम है, ऑफिस के काम है, आने का। जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि कुछ दिन से, 1 महीने से मेरे इस हाथ में, सीधे हाथ में, कंधे पे बहुत दर्द था। तो वो तो कुछ दवाई वगैरह लेने से, आयुर्वेदिक दवा लेने से दर्द तो कम हो गया। लेकिन अब ये मेरे हाथ की उंगलियां है ना, इनमें दर्द रहता है। और इस हाथ की उंगली चटकती नहीं है। इस हाथ की उंगली चटक रही है, पहले सारी चटकती थी और अब ये चटकती नहीं है। फिंगर्स का ऐसा मूवमेंट करें होता है मैडम, सर। या फिंगर्स का मूवमेंट करें, हम्म, खोलें, ओपन करें, खोलें। हम्म, कम से कम 10 टाइम्स, 10 बार अभ्यास करें। कलाई का मूवमेंट करें, तो अच्छा धीरे अच्छा धीरे अच्छा। कम होगा। और अपान मुद्रा का हम्म, अभ्यास करेंगी तो ये वात दोष भी अगर बढ़ा होगा तो वो धीरे धीरे कम होगा। बाकी शरीर की समस्याएं वो मन से संबंधित है, और अन्य फैक्टर्स भी काम करते हैं, तो हम्म, कम तो होगा। 100% हम्म। हो, इसकी गारंटी नहीं नहीं ली जा सकती, कोई भी नहीं ले सकता, नहीं लेकिन निश्चित नहीं रूप से आपको लाभ नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैंने एक बार अभी दीप्ति मैडम का ध्यान कर रही थी तो मेरे कमर में बहुत दर्द था। उस दिन उन्होंने वो प्रोसेस करवाया। तो सर आप ये कहेंगे जैसे मेरे जादू सा हो गया। मैंने वो प्रोसेस उनके अनुसार किया और मेरे 1 घंटे में मेरा दर्द ऐसे चला गया, पूछो मत। फिर मैंने उसी प्रोसेस को दोपहर में दोबारा फिर किया। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं ध्यान में तो बहुत विश्वास रखती हूँ। ये ऐसा नहीं मैडम है के कि ऊर्जा और। का भी प्रभाव है, दीप्ति मैडम के एनर्जी लेवल का भी प्रभाव है। ध्यान का प्रभाव तो है ही, और ध्यान के प्रभाव से अगर नियमित ध्यान में आप सब जुड़ते हैं तो आप 40 दिनों के अभ्यास में ही, अभी ये 21 दिनों का है, 21 दिनों में ही आपके प्रभाव दिखाई देने लगेंगे निश्चित रूप से। सर वो तो सर मेरा तीसरा है, ये वाला तीसरा कर रही जब से शुरू हुआ है। हमेशा मैं अच्छा, जुड़ी हुई मंच पे। तो फिर मूवमेंट पे जी। ध्यान दें, आसनों पे ध्यान दें, थोड़ा सा मूवमेंट देखें। हो ओके। सकता है शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हाँ भी ये जी। समस्याएं होती हैं, हाँ तो हाँ नहीं। हमारा बैलेंस हाँ हो डाइट जाता है होना सर। चाहिए। हाँ नहीं जैसे नहीं, वो तो हो जाता है। अंकुरित अनाज का सेवन करें, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी अंकुरित अनाज, उसमें किशमिश डाल करके, अगर डाइजेशन, जैसे हम्म, आपकी अवस्था के अनुसार मुझे लग रहा है कि हम्म, मूंग का बेहतर उपयोग होगा चना की अपेक्षा। अच्छा चना खाएंगी तो गैस बनाएगा, मूंग खाएंगी तो मैं गैस नहीं बनाएगा। लेकिन अच्छा कोई अच्छा भी अच्छा। भोजन जो है वो विविधता पूर्ण होनी चाहिए। एक ही तरह का हम अक्सर भोजन करते हैं, उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है। पौष्टिक एनर्जी, जापान की एक बात कही जाती है, थोड़ा सा समय लेंगे। जापान के लोग सबसे ज्यादा दीर्घायु होते हैं, और वो स्वस्थ रहते हैं, और सबसे ज्यादा वो कार्य भी करते हैं। और उनके यहाँ यह एक प्रचलन है कि भोजन में 18 तरह के पदार्थ होने चाहिए, 18 प्रकार का भोजन होना चाहिए। यानी हमें 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो जब अलग अलग प्रकार का भोजन हम लेंगे तो ही उसकी पूर्ति होगी। तो हमें भोजन का जो पैटर्न है वो विभिन्न प्रकार का, जैसे हमें सलाद भी लेना है, सब्जी भी लेनी है, हमें दाल चावल भी लेनी है, हमें अंकुरित अनाज लेना है। ड्राई फ्रूट्स में सबसे सरल सुपाच्य है किशमिश, उसका सेवन करें। अन्य चीजों के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े गरिष्ठ होते हैं, वो अवस्था बढ़ने के अनुसार वो बहुत उपयोगी नहीं होते। थैंक यू, धन्यवाद। जी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, अब आपने इतना समय दिया इस मंच को। मुझे लगता है सभी इस आपके इस योग के जानकारी से सभी फायदा उठाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों के बीच ये जो पूनम पांडे दिख रही है, इतनी सीधी सीधी बैठी हुई, ये इन्हें योग का पूरा जानकारी है। और हम लोग 10 से 11 हमेशा योग कर भी रहे हैं। और आप लोग जरूर जुड़िए, कल हम लोग 7 से 8 करेंगे। तो आप लोग जुड़िए और फिर फायदा उठाइए। मेरे भी शरीर के जॉइंट्स पे बहुत सारे दर्द रहते थे, और मैं करीब एक, या मुझे लगता है 40 दिन हुए होंगे ना पूनम जी, करीब करीब। और अभी मतलब सोचिए कि करीब करीब मैं इन जॉइंट्स पेन से तो पूरी तरह से, बस अब कमर में थोड़ी मेरी दर्द हो रही है। तो पूनम जी अब पूरी तरह से कमर पे हैं। तो आप लोग जुड़िए और फायदा उठाइए। और टाइम का है कि फ्लेक्सिबल है, जब भी आप कहेंगी हम लोग समय निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कल का टाइमिंग 7 से 8 रहेगा। तो आप लोग एक बार करिए और जुड़िए और देखिए कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। हाँ पूनम जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
तो कल योग दिवस है, तो फिर आप लोग सबको जुड़े, जिससे जितना बन पाए, पहला दिन रहेगा तो जुड़ के देखिए, थोड़ा सा आनंद ही आता है कि शरीर, क्योंकि मस्तिष्क खाली होता है तो भी फ्री, कितना अच्छा लगता है जब हम ध्यान करके उठते हैं। और जब एक्सरसाइज करके उठते हैं तो पूरा शरीर खुश होता है। तो क्योंकि वो उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, तो वो जब एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा, योग मतलब क्या, हम लोग अपना फिजिकल शरीर हाँ, को यहाँ अंदर से जो जो योग से टाइट। मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग बड़े बड़े आसन, इसलिए एक बार जरूर जुड़ने में कर। मैं भी जब पूनम जी एक पहली जुड़िए, बार एक बार कही ना कि जुड़िए। योग करेंगे, मैं सोची ये इतना कौन आसन करने जाएगा, मैंने ये जबरदस्ती कही कि नहीं, एक बार जुड़िए जुड़िए। और मैं की सही में बहुत फायदा है। और हम लोगों के कहने पे क्योंकि आप कल जुड़िए जी पूनम। क्योंकि हम लोग स्टंट तो बच्चों के लेवल के करेंगे नहीं, क्योंकि अब हम लोग 40-50 के पास के हैं, कोई 30 के हैं, वो जो यस भी हो। यस मैम। तो अपने एज के अनुसार हम लोग आराम आराम से, जो भी जो असाधारण, और जो भी करना सबको जरूरी है, क्योंकि शरीर फ्री होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। कहीं क्योंकि हमारे बैठने से अकड़न होती है, तो यहाँ पेन हुआ, गर्दन में पेन हुआ, पीठ में पेन हुआ, जहां जहां जम जाते हैं ना, शरीर में मसल्स जम जाते हैं, ब्रेन में मूवमेंट नहीं होता है, हड्डियों की मूवमेंट नहीं होते हैं, तो सब सब में दर्द होने लगते हैं। और मैं शुक्ला दास से বাদ আমি কোথায় বা করতে চাই কি আপনি কোথায় থেকে জয়েন করছেন, আর আপনি হিন্দি বাংলাতে বলতে পারেন, আমি বুঝতে পারি। আপনি কোনো ডাউট থাকলে আপনি বলুন। और टाइमिंग का वो पूछ रही थी तो हाँ शुक्ला जी। टाइम मैं हावड़ा हावड़ा वेस्ट बंगाल हावड़ा आंदुल से। আপনাকে কোথা থেকে লিংক পাইছেন? वेस्ट बंगाल। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গল अम, বুঝে গেলাম। मैं मैं আগে গুপ্তা বলছেন। मैम में আছে না, है ना, আচ্ছা मेडिटेशन যে এই যে চ্যানেলটা ওনার ভক্তি আচ্ছা প্রভা যে ইউটিউব है ना, उसमें से আচ্ছা আচ্ছা नंबर আচ্ছা मैम जोड़ दिया। নাম্বার জোর দিয়া। हाँ ঠিক, আপনাকে কোনো ডাউট হয়ে আর হিন্দি বলতে পারেন না, তাহলে বাংলায় বলবেন, আমি বুঝে যাব, আমি সবাইকে বুঝাই দেবো। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और কালকে पूनम जी সকালে अभी थोड़ी 7টা देर में ही उसका फ्लायर डालेंगी, लिंक यही रहता है। तो टाइमिंग और सारी সাতটার चीज দিকে क्लियर हो যোগা जाएगी করে मैम। না, তো ওখানেই আমরা করবো, ধর আপনাকে যে ডাউট থাকলে আপনি ক্লিয়ার করে দিব। सॉरी ठीक है, दोस्तों, थैंक यू थोड़ा मैम। सा मकान में कुछ होता है। थैंक तो क्या हुआ कि हम लोग 7 बजे से ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा योग दिवस के लिए। अगर किसी को, सबको संभव हो सके तो व्हाइट टॉप पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, थोड़ा मजा आएगा, कुछ एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है। और नहीं तो जिसके पास जो भी ड्रेस है पहन लीजिए। और 7 से 8 तक हम लोग मजे करेंगे, 1 घंटे योग करेंगे, जो जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके योग दिवस में सहयोग करेंगे। अपने कामों को धन्यवाद। फ्रेंड्स थोड़ी पहले कर देंगे या थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन कल हम सभी कोशिश करेंगे जुड़ने की। यू। मैं डेली प्राणायाम या ये योगासन वॉक डेली करती हूँ, पर मैं कल थोड़ा लेट कर लूंगी, 7 to 8 करूंगी योग हाँ दिवस की सेवन से वजह से। ऐसे इसी कर। हाँ, और हम सभी जुड़ के करेंगे, हमें ओके सभी करेंगे। ज्वाइन करके करेंगे ओके जी। ओके। तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इतने समय तक बने रहने के लिए। कल पहले हम लोग 7 से 8 मिलेंगे और हाँ उसके जी। बाद 4 से 5। धन्यवाद ओके। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।